हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे डेमो टीचिंग के टाइम हमें ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो कि रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हम डेमो टीचिंग में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरव्यू के टोटल 60 मार्क्स हैं, जिसमें कि 30 मार्क्स जो आपके डेमो टीचिंग के लिए फिक्स हैं। तो इसलिए हमें डेमो टीचिंग पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें हम 30 में से 30 भी ला सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको ग्रीन बोर्ड दिया जाता है तो आपको चॉक से लिखना होगा, अगर आपको वाइट बोर्ड दिया जाता है तो मार्कर से लिखना होगा। इसलिए सबसे पहले तो अगर ग्रीन बोर्ड वहाँ पे होगा स्कूल वाला, तो कुछ चीज़ें जो आपको वहाँ पे पेंट से लिखी हुई मिल जाएंगी, जिसके आगे बस आपको यहाँ पे ऐसे डिटेल फिल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको ये चीज़ें लिखनी है तो आप लोग इन चीज़ों को लिखते समय ध्यान रखें कि आपके अक्षर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे ना हो, बोर्ड के हिसाब से होने चाहिए। और चीज़ें जो हैं वो आपकी वो एक क्रम में होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग क्रम इस पर देख रहे हैं, इस प्रकार से आप चीज़ों को बोर्ड पर वहाँ पे लिख सकते हैं। आपको लिखना पूरा है, अगर वो आपको बीच में मना कर देते हैं कि इसे रहने दीजिए, अपना चैप्टर पढ़ाइए, तो भी आप वहाँ पे अपना विषय, कक्षा और प्रकरण इतना तो लिखेंगे ही। और कभी भी आपको क्या पढ़ाना है, प्रकरण को बोर्ड पे सीधे नहीं लिखना है। बाकी चीज़ें जैसे जाते ही आप यहाँ पे दिनांक, दिन, विषय, कक्षा, कुल छात्र, उपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र, ये सभी चीज़ें फिल कर देंगे, लेकिन प्रकरण आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको छात्रों की संख्या का विशेष ध्यान रखना है कि कुल छात्र जो हों और उपस्थित छात्र की संख्या हमेशा अधिक होनी चाहिए, अनुपस्थित छात्र की संख्या कम होनी चाहिए, और इन दोनों का योग करने पर ये संख्या आ जानी चाहिए। कई बार हड़बड़ाहट में ऐसा हो जाता है कि इन संख्याओं में अंतर हो जाता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि आप कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे 35 लिखते हैं, तो यहाँ पे उपस्थित छात्र आप मतलब कि 32 लिख सकते हैं, अनुपस्थित छात्र 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं। दिनांक आपका जो उस दिन का होगा वो फिल करेंगे, दिन वही यहाँ पे फिल करेंगे। और विषय जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे हिंदी विषय के लिए, तो आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। किस कक्षा का प्रकरण आपको मिला है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कक्षा लिखने के बाद आप लोग ऐसे यहाँ प्रकरण डालकर और यहाँ पे अंडरलाइन कर कर छोड़ देंगे। याद रखें, जब भी आप प्रकरण लिखें तो जो प्रकरण हो आपका वो इन्वर्टेड कामास के अंदर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए, छात्रों की संख्या का आपको ध्यान रखना है। आपकी लाइन, जब आप बोर्ड पे यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान देना कि आपकी लाइन वो सीधी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पे आ गए, या यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पे चले गए, ऐसी कोई बात ना हो। दूसरी बात कि अगर आपको मार्कर से लिखने की हैबिट नहीं है तो आप लोग अपने घर पर एक रोलर बोर्ड लाकर उस पर मार्कर से धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि मार्कर जब हम लिखते हैं तो वो यहाँ वाइट बोर्ड पर फिसलता है, और फिसलने की वजह से कई सारी हमारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको ज लिखना है इस तरीके से, और हमारा अगर मार्कर फिसल गया तो वो इस तरीके से हो जाएगा, जो कि वो फिर न की तरह लगने लगेगा। इसलिए मार्कर से आप लोग लिखना धीरे धीरे सीख लीजिए। अगर नहीं आपको आदत है तो, या फिर चौक मिलता है वहाँ पे तो अच्छी बात है, चौक से अक्सर फिसलता नहीं है, तो उससे राइटिंग थोड़ी अच्छी आती है। दूसरी बात कि आप लोग वर्तनी का ध्यान दें कि बोर्ड पर आप जितने भी शब्द लिख रहे हो उनकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्तनी में अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो बोर्ड के ऊपर काफ़ी निगेटिव इफेक्ट जाता है। इसलिए वर्तनी जो आपकी होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध ही होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी अशुद्धियाँ ना हो। दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए ये सारी चीज़ें तो हमने बोर्ड पे फिल कर दी, इसके अलावा हमें बोर्ड पे क्या लिखना चाहिए। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक में जो भी कठिन शब्द हों, या उस टॉपिक से जुड़े अन्य शब्द हों या पंक्तियाँ हों या कुछ विशेष अर्थ हों जिनके, तो उन चीज़ों को हमें बोर्ड पर लिखना चाहिए, लेकिन उनकी वर्तनियाँ शुद्ध होनी चाहिए। और जो भी आप लिख रहे हैं तो उनकी लाइन जो हो वो सीधी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊं कि अक्षरों का आकार कैसा होना चाहिए। वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कक्षा लिखा तो ये इतने बड़े आकार का है, प्रकरण लिखा तो वो इतना बड़ा हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिस आकार में आप एक चीज़ें लिख रहे हैं उसी आकार में आपके दूसरे शब्द भी होने चाहिए। अब बात करते हैं कि कहानी को किस प्रकार पढ़ाया जाए। मुझे एक दो कमेंट्स ऐसे देखने को मिले जिसमें पूछा गया कि हम कहानी को किस तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि पूरी कहानी तो हम वहाँ पे पढ़ा नहीं सकते हैं। और लगातार 5-6 मिनट तो अगर मान लीजिए हमें किताब देते हैं कहानी पढ़ाने के लिए, अगर देखिए वो व्याकरण का टॉपिक देंगे तो आपको किताब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो आपको काव्य देते हैं या फिर कुछ कहानी देते हैं तो वहाँ पर जो एनसीईआरटी की किताब रखी होती हैं वो आपको देंगे कि इसमें से ये चैप्टर पढ़ाइए।
तो कहानी अगर आपको पढ़ाना है तो वहाँ पे जाके आप कहानी तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए आपको पहले से ही एनसीईआरटी की, जैसा मैंने बोला है कि 6 to 10 अगर टीजीटी है तो पीजीटी है तो 12 तक और पीआरटी है तो 5 तक आपको कहानियाँ जो वो याद होनी चाहिए, ताकि आप संक्षेप में उन्हें सार बता पाएँ। पूरी कहानी वहाँ पे हमें कभी भी नहीं पढ़नी होती है, लेकिन हाँ, हमें वो कहानी पता होनी चाहिए ताकि हम बच्चों को जो है संक्षेप में उसका सार हम बता पाएँ। और अगर मान लीजिए लाइन बाय लाइन आप कहानी पढ़ते भी हैं तो एकदम से पढ़ते नहीं जाना, इसमें बीच बीच में से रुक कर बच्चों को उसमें से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बतानी है जिससे कि आपकी जो कक्षा हो वो रोचक बन सके, बोरिंग ना हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को ये अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपको कहानी किस प्रकार से पढ़ानी है, बोर्ड पर इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से लिखना है ताकि डेमो टीचिंग में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दोबारा से मैं बता दूं कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो छात्रों की संख्या का विशेष रूप से ध्यान दें कि इन दोनों का योग होने पर आपके ये कुल छात्र आ जाने चाहिए। अनुपस्थित छात्र की संख्या हमेशा कम होगी, उपस्थित छात्रों की संख्या हमेशा अधिक होगी। प्रकरण जो भी आपको दिया गया हो वो किस क्लास का हो, किस क्लास का है, ये आपको ध्यान दे के वहाँ पे उसी क्लास को यहाँ पे लिखना है। दिनांक और दिन आप उसी दिन का लिखेंगे। विषय आपका, अगर आप हिंदी के लिए जा रहे हैं तो हिंदी ही लिखें, बाकी अगर अन्य विषय है तो आप उस विषय को यहाँ पे लिख दें। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकरण को आपको बिल्कुल भी पहले कभी नहीं लिखना है। इतनी बोर्ड एंट्री करने के बाद बच्चों से आपसे प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं उस टॉपिक से संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित, उसके बाद ही आप प्रकरण को बोर्ड पे लिखेंगे। प्रकरण हमेशा आपका इन्वर्टेड कॉमास के बीच होना चाहिए और उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितने भी शब्दों को बोर्ड पर लिख रहे हैं उनकी वर्तनी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए और आपकी जो चीज़ें हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में लगनी चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे चले जाएं। अक्सर होता यह है कि जल्दबाजी में या तो फिर हमें मार्कर से लिखने की आदत नहीं होती है, तो चीज़ें जो थोड़ा है इधर उधर हो जाती हैं। तो बोर्ड पर आपके लिखे हुए शब्द जितने व्यवस्थित लगेंगे आपकी डेमो टीचिंग को उतना ही अच्छा माना जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप लोग अभी से अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे कि आप चीज़ों को सही कर पाएंगे और वहाँ पर जाके आपसे गलतियाँ कम होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा डेमो टीचिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।